में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार साहब का 7 जुलाई सुबह 7:30 पर इंतकाल हो गया। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। दिलीप साहब लंबे समय से बीमार थे। उन्हें 30 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो पूरे समय उनके साथ थीं। दिलीप कुमार के निधन से उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। दिलीप कुमार के निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के ऐसे पहलू जो बहुत कम लोगों ने सुने या देखे हैं। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा जगत के ट्रेजेडी किंग और पहले सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। 5 दशक से भी लंबे समय के करियर में उन्होंने दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उन्होंने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वहीं 1998 में फिल्म किला में वो आखिरी बार नजर आए। दिलीप साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अभिनेता के तौर पर दर्ज है। इसमें बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। दिलीप कुमार ने 60 साल तक चले अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 63 फिल्में की थीं, लेकिन इन 63 फिल्मों में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनय की कला को एक नई परिभाषा दी। खालसा कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे तो तांगे के कोने में बैठे शर्मीले दिलीप कुमार उन्हें बस निहारा भर करते थे। किसे पता था कि एक दिन ये शख्स भारत के फिल्म प्रेमियों को मौन की भाषा सिखाएगा और उसकी एक निगाह भर वे सब कुछ कह जाएगी जिसको कई पन्नों पर लिखे डायलॉग भी कहने में सक्षम नहीं होंगे। मशहूर कहानीकार सलीम कहते हैं, दिलीप साहब ने सबसे पहले भूमिका को अंडर प्ले करना शुरू किया और अभिनय की बारीकियों को पर्दे पर उतारा। उनके पॉज और जानबूझकर मौन रहने की अदा ने दर्शकों पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। मुगल आजम फिल्म में पृथ्वीराज कपूर का चरित्र खासा प्रभावी और लाउड था। शहजादा सलीम की भूमिका में कोई और अभिनेता शायद पृथ्वीराज कपूर के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन दिलीप कुमार ने जानबूझकर बिना अपनी आवाज ऊंची किए हुए अपने डायलॉग बोले और दर्शकों की वाहवाही लूट ली। दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में गंवार किरदार को जिस खूबी से निभाया, उतना ही न्याय उन्होंने मुगल आजम में मुगल शहजादे की भूमिका के साथ किया। देविका रानी के साथ संयोगवश हुई मुलाकात ने दिलीप कुमार के जीवन को बदल कर रख दिया। यूं तो देविका रानी 40 के दशक में भारतीय फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन उनका उससे भी बड़ा योगदान था पेशावर के एक फल व्यापारी के बेटे मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाना। एक फिल्म की शूटिंग देखने बॉम्बे टाकीज गए मोहम्मद यूसुफ खान से उन्होंने पूछा था कि क्या आप उर्दू जानते हैं। यूसुफ के हाँ कहते ही उन्होंने दूसरा सवाल किया था, क्या आप एक्टर बनना पसंद करेंगे। आगे की कहानी एक इतिहास है। देविका रानी का मानना था कि एक रोमांटिक हीरो के ऊपर यूसुफ खान का नाम ज्यादा सूट नहीं करेगा। उस समय बॉम्बे टाकीज में काम करने वाले और बाद में हिंदी के बड़े कवि बने नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम सुझाए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खान ने अपना नया नाम दिलीप कुमार चुना। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि इस नाम की वजह से उनके पुराने विचारों वाले पिता को उनके असली पेशे का पता नहीं चल पाता। फिल्में बनाने वालों के बारे में उनके पिता की राय बहुत अच्छी नहीं थी और वो उन सबका नौटंकी वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार निभाया और वो फिल्म थी के आसिफ की मुगल आजम। दिलीप कुमार ने एक्ट्रेस नरगिस के साथ सबसे ज्यादा 7 फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय जोड़ी बनी मधुबाला के साथ, जिनके साथ उनको मोहब्बत भी हो गई। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार स्वीकार करते हैं कि वो मधुबाला की तरफ आकर्षित थे। एक एक्ट्रेस के रूप में भी और एक औरत के रूप में भी मधुबाला उनको बेहद पसंद थी। दिलीप कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला थीं, जिनमें मुझ जैसे शर्मीले और संकोची शख्स से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिलीप साहब को 1995 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन मधुबाला के पिता के कारण ये प्रेम कथा बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करती हैं, अब्बा को ये लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं।
हालांकि वो मेड फॉर ईच अदर थे, बहुत खूबसूरत कपल था, लेकिन अब्बा कहते थे कि इसे रहने ही दो, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन मधुबाला उनकी सुनती नहीं थी और कहा करती थी कि उन्हें वो प्यार करती हैं। लेकिन जब बी आर चोपड़ा के साथ नया दौर पिक्चर को लेकर कोर्ट केस हो गया तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के बीच मनमुटाव हो गया और बाद में अदालत में उनके बीच समझौता हुआ। दिलीप साहब ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पिता को सॉरी बोल दीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि घर में ही उनके गले लग जाइए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी नहीं माने और वहीं से इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। मुगले आजम के बनने के बीच नौबत यहां तक आ पहुंची कि दोनों के बीच बात होना तक बंद हो गई। मुगले आजम का वो क्लासिक पंखों वाला रोमांटिक सीन उस समय फिल्माया गया था जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से पहचानना तक बंद कर दिया था। सायरा बानो से दिलीप कुमार की शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार थीं, तो उन्होंने दिलीप कुमार को संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो उनसे मिलने गए तब वो बहुत कमजोर हो चुकी थीं। दिलीप कुमार को ये देखकर बहुत दुख हुआ। हमेशा हंसने वाली मधुबाला के होंठों पर उस दिन बहुत कोशिश के बाद एक फीकी सी मुस्कान आ पाई। मधुबाला ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। दिलीप कुमार की जीवनी लिखने वाले मेघनाथ देसाई लिखते हैं कि हम लोग उनके बालों, कपड़ों, डायलॉग और मैनरिज्म की नकल किया करते थे और उन चरित्रों को आत्मसात करने की कोशिश करते थे जिन्हें उन्होंने पर्दे पर निभाया था। सफेद रंग से उन्हें बेइंतहा प्यार था। अक्सर वो सफेद कमीज और थोड़ी ढीली सफेद पतलून में देखे जाते थे। उर्दू शायरी और साहित्य में उनकी खास रुचि थी। वो बहुत पढ़े लिखे शख्स थे और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पश्तो और पंजाबी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। वो मराठी, भोजपुरी और फारसी भी अच्छी तरह बोल और समझ सकते थे। दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण और 2016 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में उनके पाली हिल वाले घर जाकर उन्हें यह पुरस्कार दिया। दिलीप कुमार को 1995 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 1997 में पाकिस्तान ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा। दिलीप कुमार ने इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से अनुमति ली थी। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी शरद पवार से उतनी ही गहरी दोस्ती थी जितनी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल ठाकरे से। अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह और ईरान के शाह रजा शाह पहलवी भी दिलीप कुमार के करीबी दोस्त थे। मुगले आजम के बाद जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा नाम कमाया वो थी गंगा जमुना। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जब वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये देखने के लिए ये फिल्म बार बार देखी कि एक पठान, जिसका कि उत्तर प्रदेश से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, किस तरह वहां की बोली को पूरे परफेक्शन के साथ बोलता है। बाद में दोनों ने एक साथ रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में काम किया। उनके समकालीन प्रतिद्वंदी और बचपन के दोस्त राज कपूर ने शक्ति देखने के बाद बेंगलौर से उन्हें फोन करके कहा, लाडे आज फैसला हो गया, तुम आज तक के सबसे महान कलाकार हो।